हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत मज़े में होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को। अगर आपको इंडिया में जॉब चाहिए तो आपको इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और इंटरव्यू के अंदर एक फ्रिक्वेंटली, ये मान के चलिए हर इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर हॉबीज़। सो आज हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन का रिप्लाई हम लोग कैसे करें। व्हाट इज माई हॉबीज और व्हाट इज योर हॉबीज, द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू का सबसे कठिन क्वेश्चन। अब आपको लगेगा कि इसमें कठिन क्या है, जो मेरी हॉबी है मैं डायरेक्टली जाके बता दूंगा, क्लियर है। बट ये कठिन इसलिए हो जाता है कि इंडिया में जब भी कोई बच्चा किसी रिटन टेस्ट को पास करता है तो मोस्टली वो ऐसा बच्चा होता है जो बहुत मेहनत कर रहा है, कंटिन्यूसली रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, पूरा टाइम अपना पढ़ने में गुजार देता है, तब जाकर उसका रिटन टेस्ट में सिलेक्शन होता है। जब भी उसका सिलेक्शन होता है तब उसका एक इंटरव्यू होता है उसके बाद में। तब उसको ये आता है कि अब मेरे को अपनी हॉबी क्या बतानी है। रीज़न है कि बहुत सारे इंडियंस की कोई हॉबीज़ होती ही नहीं है। अगर किसी इंडियन से पूछा जाए कि आप अपना जो टाइम है, स्पेयर टाइम है, कहाँ गुजारते हैं, तो बहुत से बच्चों का आंसर होगा, सर मैं तो इंस्टाग्राम की रील को स्क्रॉल करता हूँ, या मैं वेब सीरीज देख लेता हूँ, या क्रिकेट मैच देख लेता हूँ, या कभी कभी मैं मूवीज देखने चला जाता हूँ। क्या आपको ये रिप्लाई देना चाहिए इंटरव्यू जब पूछता है कि आप रील को स्क्रॉल करते हैं या वेब सीरीज देखते हैं? क्या ये सही आंसर रहेगा अगर कोई इंटरव्यू आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ योर हॉबीज़? तो आज जानेंगे इसी क्वेश्चन का आंसर कि इस सवाल का जवाब आपको इंटरव्यू के अंदर किस तरह देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर जो भी मिडिल क्लास का बच्चा है उसका एक ही सपना है कि किसी भी तरह उसको जॉब मिल जाए। बचपन से अभी तक वो खुद और उसके माँ बाप उसको मोटिवेट करते हैं कि बेटा पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ेगा तो तेरी जॉब नहीं लगेगी, पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। उसका एक ही ड्रीम है कि किसी भी तरह उसका एक जॉब लग जाए, या तो ये अच्छी प्राइवेट कंपनी के अंदर या फिर गवर्नमेंट जॉब लग जाए। अब जॉब के लिए इंडिया में एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्योंकि यहाँ पर एक अनार और 100 बीमार हैं। इवन यहाँ पर बोला जाए तो एक अनार और लाखों बीमार हैं। तो इतने सारे कैंडिडेट में से एक राइट कैंडिडेट को कैसे चूज किया जाए, ये किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है। उसके लिए वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड करता है। तो इंडिया के अंदर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जब कोई भी जॉब के लिए वैकेंसी आती है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, तो उसमें अगर हम लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो यहाँ पर पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद ग्रुप टास्क है, उसके बाद है इंटरव्यू। जरूरी नहीं कि हर सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर ये सब के सब स्टेप्स हों, यानी सब के सब डिपार्टमेंट आपसे जीडीबी कंडक्ट करवा रहे हो, जीटी भी ले रहे हो, इंटरव्यू भी ले रहे हो, या रिटन टेस्ट भी ले रहे हो। डिपेंड करता है अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग कंपनी के ऊपर। बट मेनली ये सब सिलेक्शन क्राइटेरिया है। यहाँ पर मैंने रिटन टेस्ट को एक अलग कलर से लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए है। रिटन टेस्ट आपका टेस्ट कर रहा है आपकी नॉलेज को। इट इज टू टेस्ट योर नॉलेज। रिटन टेस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, वो सिलेबस आपको याद करना होता है, ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ता है, और उसी सिलेबस के ऊपर कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ता है। अगर आप कुछ टॉप के स्टूडेंट में आते हैं, इसका मतलब आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं। जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आता है आपकी पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। जो बाकी के सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं, यानी जो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू, ये आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए है। क्लियर?
तो रिटन टेस्ट आपकी नॉलेज को, यानी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए होता है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए लिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क को हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटरव्यू के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू बेसिकली क्या है? इंटरव्यू इज ए पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी टेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट का पार्ट है। यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम लोग को इसके बारे में नॉलेज होती है। इंटरव्यू इज मेनली कंडक्ट टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी, नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज। क्लियर है? क्योंकि मैंने जब देखा है कि जब भी किसी भी बच्चे का इंटरव्यू के अंदर कॉल आता है तो कॉल करके पूछता है सर मेरे को कौन कौन सी बुक रीड करनी चाहिए, मैं पावर सिस्टम की तैयारी करूं या मशीन की तैयारी करूं, मेरे को मशीन से क्वेश्चन पूछेंगे या पावर सिस्टम से क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरह के सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। तो आप ध्यान रखिए, कोई भी अच्छा इंटरव्यूअर आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वो टेस्ट कर रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी को। क्लियर है? क्योंकि स्पेशली उन एग्ज़ाम्स के अंदर जहां पर इंटरव्यू से पहले आपका रिटन टेस्ट हो चुका है, तो रिटन टेस्ट के थ्रू आपकी नॉलेज को, आपकी सब्जेक्ट के ऊपर जो नॉलेज है उसको पहले से टेस्ट किया जा चुका है। अब उनका इंटरेस्ट आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के पीछे नहीं है, अब उनका इंटरेस्ट है आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए। एक अच्छा इंटरव्यूअर अगर आपने कोई भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया तब भी आपको पूरे मार्क्स दे सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने हर सवाल का जवाब दिया है तब भी आपको कम मार्क्स मिले। क्योंकि आपने सवाल का क्या जवाब दिया है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखता है कि आपने उस सवाल का जवाब कैसे दिया है, आपने अपने आप को कैसे प्रेजेंट किया है। सो इंटरव्यू यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट टू टेस्ट योर नॉलेज, इट इज़ मेनली टेस्ट योर पर्सनैलिटी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर सिर्फ इंटरव्यू ही क्राइटेरिया है, मतलब आपका कोई रिटन टेस्ट वगैरह नहीं हुआ हो, जीडी जीटी नहीं हुआ हो, खाली एक इंटरव्यू के थ्रू अगर आपका सिलेक्शन हो रहा हो तो वहाँ पर आपकी नॉलेज को वो टेस्ट कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। बट जहाँ पर पहले रिटन टेस्ट हो चुका है वहाँ पर मेनली आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है रिटन टेस्ट के थ्रू, और इंटरव्यू इज़ फॉलोड बाई द रिटन टेस्ट जो आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए है। क्लियर है? अब पर्सनैलिटी क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पर्सनैलिटी डिस्क्राइब द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड द बिहेवियर दैट डिस्टिंग्विश ए पर्सन फ्रॉम द अदर पर्सन। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है। एक आदमी को आप दूसरे आदमी से सेपरेट कर सकते हैं उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप दो क्रिकेटर का एग्जाम्पल आप लेके चलें तो आप धोनी की पर्सनैलिटी को देखिए या विराट कोहली को देखिए। विराट कोहली एग्रेसिव आपको नजर आएगा, धोनी एकदम काम है। तो अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। अब आप ये नहीं कह सकते काम आदमी अच्छा होता है या एग्रेसिव आदमी अच्छा होता है, हम यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के ऊपर अलग अलग तरीके के लोग अच्छे हो सकते हैं। तो मेनली जो पर्सनैलिटी बनती है वो आपकी तीन चीज़ों से बन रही है। यहाँ पर देखिए, पहला है थॉट, फिर है फीलिंग एंड द बिहेवियर। मेनली ये तीन चीजें आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करती है, थॉट, फीलिंग्स एंड द बिहेवियर। देखिए इस डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूं, थॉट्स, फीलिंग एंड द बिहेवियर दैट डिसाइड द पर्सनैलिटी। थॉट का मतलब होता है अलग अलग लोगों का थिंकिंग पैटर्न अलग अलग होता है। कुछ लोग पॉजिटिव थिंकर होते हैं और कुछ लोग नेगेटिव थिंकर होते हैं। मतलब कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए, कुछ लोग उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, बट ऐसे भी लोग हैं जिसमें हर चीज़ में उसको कुछ ना कुछ बुराई नज़र आती है, वो सब नेगेटिव थिंकर हैं। आप रैशनल थिंकर हैं या इर्रेशनल थिंकर हैं, आप क्रिएटिव थिंकर हैं या नॉन क्रिएटिव थिंकर हैं। तो आपका थॉट पैटर्न ये डिसाइड करता है कि आपका एक्शन किस तरह का होगा, क्योंकि जिस तरह का थॉट होता है उसी तरह का आपका एक्शन होता है। ठीक है? तो थॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
थॉट आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है। आप काम रह सकते हैं, आप एग्रेसिव रह सकते हैं, ये थॉट आपका डिसाइड करता है। सेकंड आता है आपकी फीलिंग्स, आप कैसा फील करते हैं। बहुत से लोग इमोशनल होते हैं। इमोशनल का मतलब है कि उसको फील करने के लिए वो ना खुद अपने आप को फील कर पा रहे हैं, बल्कि दूसरे की तकलीफ को भी फील कर पाते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करते हैं। बट ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे की फीलिंग्स को समझते ही नहीं हैं। अब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर फिट बैठते हैं। तो फीलिंग्स भी आपका डिसाइड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसा बनेगी। इसके बाद आता है बिहेवियर, आप कैसे बिहेव करते हैं। आप पोलाइट हैं, आप रूड हैं, किस तरह के लोग हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो सीनियर सिटीजन के प्रति भी बड़े रूड होते हैं। ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जिनको बात करने की मैनर्स नहीं होती, वो ये नहीं समझते कोई किस लोगों से बात कर रहे हैं। बट ऐसे भी लोग हैं जो अपने से नीचे लोगों से भी बड़े पोलाइट रहते हैं। पर्सनैलिटी का एक एग्जाम्पल आप अमिताभ बच्चन से देख सकते हैं। 80 की उम्र में भी, अप्रोक्सीमेटली 80 साल का अमिताभ बच्चन जब किसी मंच पे जाकर खड़ा हो जाता है तो आप यकीन मानिए कि उसके आसपास जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान तक नहीं जाता। इतना ऑरा है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। उसका ड्रेसिंग सेंस आज इस एज के अंदर भी, उसके चलने का तरीका, बात करने का तरीका, हिंदी इंग्लिश के अंदर बोलने का कमांड, आप हर चीज़ को देखिए। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर आप देखिए, इतने से इतने गरीब आदमी को इतना कंफर्टेबल फील करवाता है, इतना पोलाइटली बोलता है। ये उसकी पर्सनैलिटी डिसाइड करती है। तो पर्सनैलिटी इतनी ज़बरदस्त मायने रखती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। क्लियर है? तो मेन 3 इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। अब नेक्स्ट आइए, पर्सनैलिटी is a product of biology and the environment. Biology and the environment. अब यहां पर आता है कि बायोलॉजी कैसे डिसाइड कर रहा है आपका पर्सनैलिटी। बायोलॉजी भी डिसाइड करता है। क्लियर है? मतलब बेसिकली आपका लुक्स भी आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है। आप टॉल रहेंगे, आप शॉर्ट्स हैं, आप फेयर कलर के हैं, ठीक है, आप थोड़े डार्क कलर के हैं, किस तरह का आपका बॉडी बिल्डअप है, ये आपकी बायोलॉजी भी डिसाइड करती है। बट जो सबसे मेन प्रोडक्ट है वो है एनवायरनमेंट। आप किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर रहें, ये आपका मेनली डिसाइड करता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे बच्चे जिनके मदर फादर रिच थे, एजुकेटेड थे, उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि उनके घर के अंदर एक मैनर से लोग रहते हैं। खाने का मैनर्स उनको आता है, अच्छे कपड़े पहनने का मैनर्स उनको पता है। लेकिन जो बच्चा गरीब घर से आता है, जिसका फादर फार्मर है, जिसका फादर एक लेबर है, उसकी पर्सनैलिटी जनरली मैंने देखा है कि थोड़ी ख़राब रहती है। क्योंकि उसका एक, आप फार्मर से आप ये उम्मीद नहीं करोगे कि वो अच्छी तरीके से खाए, एक मैनर से खाए, या एक लेबर से एक उम्मीद नहीं करोगे कि उसको एक अच्छी तरीके से बोलना आना चाहिए। क्योंकि वो बच्चा बचपन से उस तरह के घरेलू एनवायरनमेंट में रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लैग कर जाता है अपनी पर्सनैलिटी के लिए। तो ये 2 चीज़ें आपका ये डिसाइड करती है। एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सनैलिटी कैन बी फाउंड इन हाउ वी डिस्क्राइब द अदर पीपल ट्रैट। हम लोगों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसी से हमें पता लग जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी इज ए जनरस, केयरिंग एंड ए बिट ऑफ परफेक्शनिस्ट। यानी उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आप किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हो। बट यहां हमारा जो मेन टॉपिक है, हम यहाँ पर पूरे के पूरे इंटरव्यू प्रोसेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारा आज के टॉपिक में खाली एक ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट है। वो क्वेश्चन है, व्हाट इज माय हॉबीज। अगर किसी भी इंटरव्यू के अंदर कोई आपसे पूछता है कि आपकी हॉबीज क्या है, तो आपको उसका क्या आंसर देना है और किस तरह आंसर देना है, ये हमारा आज के टॉपिक का मेन कंसर्न है। सो व्हाट इज माय हॉबीज पर जब हम लोग आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि व्हाई इंटरव्यूअर आस्क योर हॉबीज। भाई इंटरव्यू को आपकी हॉबीज में क्या इंटरेस्ट है। जब मैं भी स्टूडेंट था तब मेरे को लगता था कि हर इंटरव्यू के अंदर ये इंटरव्यूअर आपकी हॉबीज के बारे में क्यों पूछता है। भाई मेरे को
ऑफिस जाना है, मेरे को वहाँ पर काम करना है, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग वाला काम करना है। अब मैं गाना गाता हूँ या फुटबॉल खेलता हूँ या क्रिकेट खेलता हूँ या डांस करता हूँ, इन सब बातों से क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी मेरी जॉब लाइफ में आखिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा? इस इंटरव्यूअर को मेरी हॉबीज़ के बारे में जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? और अधिकतर हर बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है, यार ये इंटरव्यूअर इस तरह की फालतू की बातें क्यों मेरे से पूछ रहा है? उसको सिर्फ बातें पूछनी चाहिए जो उसके जॉब से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आपके भी दिमाग में आया होगा। तो सबसे पहले इसका ही आंसर फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करते हैं कि इंटरव्यूअर इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछता है कि आपकी हॉबीज क्या है। देखिए, इंटरव्यूअर वांट टू नो मोर अबाउट यू एज ए वेल राउंड इंडिविजुअल दैट अलाइन विद देयर कंपनी कल्चर। वो जानना चाहता है कि आप उसकी कंपनी के कल्चर में फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आप किस तरह के इंसान हैं, किस तरह के ह्यूमन बीइंग है, क्या उसकी कंपनी कल्चर में आप फिट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जब कोई भी इंटरव्यूअर ये पूछता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो जनरली उसकी चीज़ इन सब बातों में जानने में इंटरेस्ट होता है। वो ये जानना चाहता है यू आर पैशनेट अबाउट, आप किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। आउटसाइड द वर्क, वर्क के अलावा ऐसे कौन कौन से एरिया ऑफ फील्ड हैं जहां पर आपका इंटरेस्ट है, जहां पर आप पैशनेट फील करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, हाउ योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज अलाइन विथ योर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, क्या आपका इंटरेस्ट या हॉबीज उसके साथ में फिट बैठती है या नहीं बैठती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जो आपका वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी जॉब के अंदर, क्या आपकी हॉबीज और आपका इंटरेस्ट उनके अंदर फिट बैठती है या नहीं फिट बैठती। हाउ यू स्पेंड योर पास टाइम, अपना फालतू का टाइम जो है, एक्स्ट्रा स्पेयर वाला टाइम है, आप उसको कैसे बिताते हैं। क्या आप सेम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं? जैसे बहुत से लोगों को देखा होगा कि जॉब के अलावा उनसे पूछे आप क्या करते हैं, मतलब मैं सोता हूँ। उसको जितना भी टाइम मिलता है उसका काम एक ही है, सोना। दिन में रात में जितना भी फ्री टाइम है उसकी एक ही हॉबी होती है, सोना। तो इंटरव्यूअर आपको उससे जानना चाहता है कि स्पेयर टाइम के अंदर क्या आप सेम एक्टिविटीज़ करते हैं, डे टू डे एक्टिविटी, आप सो जाते हैं या और कुछ इस तरह का डेली काम करते हैं, या आप कुछ नई चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं और यू आर लर्निंग सम न्यू एंड क्रिएटिव थिंग। जो भी टाइम आपको मिल रहा है, क्या आप उसमें नई चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं या नई चीज़ सीखना चाह रहे हैं, वो इंटरव्यूअर आपके बारे में जानना चाहता है। इसके अलावा इंटरव्यूअर को आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना होता है। रीज़न ये होता है कि जो बंदा या जो बंदी अपनी पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाई है या अपने घर के अंदर सेटिस्फाई होता है, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। वो जब जॉब पे जाएगा, अपने वर्क पे जाएगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर उसकी पर्सनल लाइफ में इतनी ज़्यादा टेंशन है, ठीक है, तो इस तरह का बंदा या बंदी जॉब लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपनी खुद की बातों से, अपनी खुद की प्रॉब्लम से इतना घिरा हुआ है कि वो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता अपनी वर्क की तरफ। तो हॉबीज़ जानने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि वो आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं। अब देखिए, इन चार डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूँ, द इंटरव्यूअर मे वॉन्ट टू सॉर्ट यू इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। जब भी इंटरव्यू आपसे पूछता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है और आप अपनी हॉबीज़ बताते हैं, तो आपको मेनली इन चार कैटेगरी के अंदर वो डिवाइड कर लेता है। इन चार कैटेगरी से फिर उसको पता लगता है कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आप सूट करते हैं या नहीं करते। सपोज करिए, पहला होता है क्रिएटिव थिंकर। अगर आपसे पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या है, आप बताते हैं कि चेस खेलना मेरी हॉबीज़ है, पजल्स को सॉल्व करना मेरी हॉबीज़ है। इस तरह की अगर हॉबीज़ आपके पास में है, या आप कह सकते हैं पेंटिंग आपकी हॉबीज़ है, कुकिंग आपकी हॉबीज़ है, ये आपको बताता है आप क्रिएटिव थिंकर हैं। इस तरह के लोग क्रिएटिव थिंकर होते हैं। और इस तरह के क्रिएटिव थिंकर लोग उस तरह की जॉब में ज़्यादा सूटेबल हैं जहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है।
जैसे ज्वेलरी डिज़ाइन के अंदर, फैब्रिक डिज़ाइन के अंदर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के अंदर, वीडियो गेम डिज़ाइनिंग के अंदर, जहाँ पर आपको क्रिएटिव थिंकर चाहिए, उस तरह के लोग, ऐसे लोग उस तरह के जॉब में बहुत ज़्यादा फिट बैठते हैं। दूसरा आता है टीम प्लेयर। अगर आप बताते हैं कि आपकी हॉबीज़ है, आप एक फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आप वॉल्यूंटियर हैं, इस तरह की हॉबीज़ से आपको इंटरव्यू को पता लग जाता है कि आप टीम प्लेयर हैं। आप टीम प्लेयर हैं और आप ऐसे जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेंगे जहां पर टीम प्लेयर चाहिए होता है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है जहां पर बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलना है, उस तरह के जॉब के लिए आप बहुत ज़्यादा सूटेबल हो सकते हैं अगर आप टीम प्लेयर हैं। थर्ड, रिस्क टेकर। अगर आप बताते हैं कि आपकी हॉबीज़ है वाटर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, इसका क्या मतलब निकलता है कि आप रिस्क लेते हैं, आप रिस्क टेकर हैं। अब रिस्क टेकर टाइप का इंसान उस तरह के जॉब में ज़्यादा सूटेबल होता है जो मार्केटिंग वाला जॉब है, जो सेल्स वाला जॉब है। सेल्स और मार्केटिंग वाले जॉब के अंदर रिस्क टेकर वाला बंदा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। बट सपोज करिए अगर आप किसी हेल्थ केयर में आप डॉक्टर बनना जा रहे हैं या अकाउंटेंसी में जा रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह का बंदा सूटेबल नहीं होता, रिस्क टेकर वाला बंदा सूटेबल नहीं है। फोर्थ कैटेगरी आती है इंट्रोवर्ट की। अगर आप बताते हैं कि आपकी हॉबीज़ है रीडिंग, आपकी हॉबीज़ है राइटिंग, आपकी हॉबीज़ है गार्डनिंग, इसका मतलब है कि आप इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप अकेले काम करने में खुश रहते हैं, आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के लोग उस तरह के जॉब में ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा टीम की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला आदमी काम कर सकता है। और राइटिंग के जॉब के लिए इस तरह का आदमी बहुत ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। बट इस तरह का आदमी टीम प्लेयर वाले जॉब के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। ध्यान रखिए, जब भी आप आंसर देते हैं व्हाट इज़ माय हॉबीज़, आप कोई भी आंसर दें, आंसर आपका कभी गलत नहीं होता। आप ये नहीं कहोगे कि ये वाला आंसर मेरा गलत है, क्योंकि आपकी कोई भी हॉबीज़ हो सकती है। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी हॉबीज़ किस तरह के जॉब में ज़्यादा सूटेबल रहती है, ये आप ध्यान रखिए। आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट योर हॉबीज़। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो आपको कैसे आंसर देना है। पिक अप्रोप्रिएट हॉबीज़। ठीक है, आप पहले सोचिए कि आपको कौन कौन से काम करने में मज़ा आता है। ऐसा कौन कौन सा काम है जिसको करने में आपको प्रसन्नता मिलती है, आप पैशनेट फील करते हैं, उस तरह की कुछ चीज़ों को आप लिख लीजिए। ठीक है, कनेक्ट योर हॉबीज़ विथ योर जॉब। अब आप देखिए कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किए है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपकी कौन सी हॉबी ज़्यादा सूट करती है। आपने सेल्स या मार्केटिंग वाले जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने डॉक्टर के लिए अप्लाई किया हुआ है, किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, आपको देखना है कि इन हॉबीज़ में से कौन सी हॉबीज़ आपकी इस जॉब के साथ में ज़्यादा परफेक्टली मैच करती है, जैसे अभी मैंने आपको करके बताया। उसके बाद आपको उस कंपनी के साथ भी रिलेट करना है, वो किस तरह की कंपनी है। सपोज करिए जैसे अगर आज आपकी जॉब हॉबीज़ है बॉडी बिल्डिंग, आप मतलब हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप डेली जिम जाते हैं। अगर आप जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी आप देखेंगे वहाँ पर आजकल जिम ऑलरेडी रहता है, तो आप अपनी जिम वाली हॉबीज़ को इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं, सर मेरी हॉबीज़ है बॉडी बिल्डिंग, मैं डेली जिम जाता हूँ, और अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी जिम की फैसिलिटी अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर अपनी हॉबी को भी कंटिन्यू कर पाऊँगा वर्क के साथ साथ। कीप योर एक्सप्लेनेशन शॉर्ट एंड क्रिस्प। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं बताना है और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी आपको नहीं बताना है। मतलब खाली आपको एक सिर्फ नाम नहीं लेना है। कभी कभी वो कोई इंटरव्यू पूछता है व्हाट इज़ योर हॉबीज़, और आपका पता है कुकिंग, सो सिर्फ इतना कुकिंग भी नहीं बताना है, थोड़ा बहुत डिटेल में आपको ये बताना चाहिए कि कुकिंग हॉबी जो आपकी है आपने कैसे डेवलप की है
और ये हॉबी आपको बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए कैसे हेल्प करती है, और ये वाली हॉबी आपकी इस जॉब के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। बट बहुत ज़्यादा डिटेल में भी आपको ये चीज़ नहीं बतानी, ध्यान रखिए। डिस्क्राइब पॉपुलर हॉबीज़ इन ए यूनिक वे, क्योंकि बहुत सारी बिल्कुल सिंपल टाइप की हॉबीज़ होती हैं, जैसे वॉचिंग टेलीविज़न, वॉचिंग मूवीज़ या कुकिंग। तो जब भी आप इस हॉबीज़ को बता रहे हैं, कुछ अलग स्टाइल में बताइए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी कुकिंग हॉबीज़ है तो कुकिंग हॉबीज़ आपकी कैसे डेवलप हुई है, ये आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है। जैसे अगर आपकी बॉडी बिल्डिंग आपकी हॉबीज़ है, आप बताइए कि हेल्थ इज़ अ वेल्थ सर, मेरी मेरी बॉडी बिल्डिंग मेरी हॉबीज़ है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं रिलैक्स फील करता हूँ, ये मेरे को बहुत ज़्यादा आगे काम करने के लिए मोटिवेट करती है। इस तरह आपको थोड़ा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। ये स्लाइड आपको बता रही है कि आपको हॉबीज़ में कि आप किन किन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं और किन चीज़ों को आप मेंशन नहीं करें या आपको इन चीज़ को अवॉइड करना है। बेस्ट हॉबीज़ टू बी मेंशन, वॉल्यूंटियरिंग एंड द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्टिविटी, ये अच्छी हॉबीज़ है, स्पेशली जब आपको एक टीम प्लेयर के रूप में प्रोजेक्ट करना है। रीडिंग, गार्डनिंग, वॉचिंग फिल्म, ये हॉबीज़ आप बता सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन कोर्सेज आपको इंटरेस्ट है, आपको हमेशा अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, योगा, हेल्थ के रिलेटेड एक्टिविटी, ये हॉबीज़ आप बता सकते हैं। अगर आप किसी क्रिएटिव टाइप के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्रिएटिव हॉबीज़ बताइए, राइटिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, कुकिंग एक्सेट्रा, ये आप बता सकते हैं। आपको पहले चूज़ करना होगा आप किस तरह के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हॉबीज़ को चूज़ कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ को आपको अवॉइड करना है। अवॉइड मेंशनिंग एनी कंट्रोवर्शियल हॉबीज़, कोई भी कंट्रोवर्शियल हॉबीज़ आपको नहीं बतानी चाहिए। जैसे गैम्बलिंग है, आप कहते हैं मैं ड्रीम 11 के अंदर टीम बनाता हूँ, गलत है। पॉन देखता हूँ, गलत मूवी, गलत हॉबीज़ है। ईव टीचिंग, गलत हॉबीज़ है। क्लियर है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में आप का कनेक्शन है, गलत हॉबीज़ है। इस तरह की कंट्रोवर्शियल हॉबीज़ से आपको बचना चाहिए। डू नॉट एक्सग्रेट एनी हॉबीज़ एंड रैम्बल अबाउट योर पर्सनल लाइफ, आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी हॉबीज़ नहीं बतानी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ता है, जो आपकी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ के अंदर बैलेंस नहीं रख पाएगी। योर हॉबीज शुड नॉट गो अगेंस्ट द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह के जॉब के लिए कौन सी हॉबीज़ आपकी ज़्यादा सूटेबल हो सकती है, उस तरह आपको बताना है। जैसे अगर आप किसी मार्केटिंग जॉब के लिए, किसी सेल्स के जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आप बताते हैं कि आपकी हॉबी है रीडिंग, तो उसके साथ में वो मैच नहीं करती, क्योंकि रीडिंग हॉबीज़ बताती है कि आप इंट्रोवर्ट टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है, जो कोई भी सेल्स या मार्केटिंग टाइप की जॉब के लिए सूटेबल नहीं है। डू नॉट से दैट यू डू नॉट हैव एनी हॉबीज़, बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी कोई हॉबीज़ नहीं है, कभी भी ऐसा मेंशन मत करिए। हालांकि ऐसा हुआ है, कभी कभी कुछ लोगों ने ऐसा मेंशन किया है, बट उसको जस्टिफाई जब किया है तब उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं। बट नॉर्मली ये माना जाता है, कभी भी ऐसा मत बोलिए कि आपकी कोई भी हॉबीज़ नहीं है। किसी न किसी इंसान का किसी न किसी चीज़ में इंटरेस्ट ज़रूर होता है, तो वो इंटरेस्ट आप पहले आपको देखना होगा किन किन फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और वो आपका जॉब के साथ में किस इंटरेस्ट के साथ वो मैच कर रहा है। ये कुछ टिप्स हैं जहाँ पर जिन लोगों को लगता है कि इनकी कोई हॉबीज़ नहीं है, वो उसको फॉलो करके चूज़ कर सकते हैं। पॉन्डर अपॉन योर स्किल एंड क्वालिटी, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल है, कौन कौन सी क्वालिटी है, क्या क्या चीज़ करते हुए आपको अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हॉबीज़ को चूज़ करिए। हॉबीज़ बताते वक्त आपको ये भी दिखाना है कि आप वर्क और लाइफ के अंदर बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको एलाबोरेट करना है कि आपने ये पर्टिकुलर हॉबीज़ को क्यों परस्यू कर रहे हैं। कनेक्ट योर हॉबी विद द स्किल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जॉब प्रोफाइल के साथ में अपनी स्किल
हॉबीज़ को जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं तो ये बहुत ही बेटर हो सकता है। अपने आंसर को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं खींचना है। ऑनेस्टी इज़ द की, नो डाउट ऑनेस्टी इज़ द की मीन्स जो रियल में आपकी हॉबीज़ है अगर आप उसको बताते हैं तो अच्छा रहता है। बट मैंने फिर आपको बताया कि कोई भी नेगेटिव हॉबीज़ आपको नहीं बतानी है, और ध्यान रखिए कि आप उन हॉबीज़ को बताइए जो आपके उस पर्टिकुलर जॉब के लिए सूट कर रही है। सो आई थिंक इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी हॉबीज़ को कैसे डिसाइड कर सकते हैं जब भी कोई क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। और जब भी ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू में पूछा जाएगा आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। किस जॉब के साथ में किस तरह की हॉबीज़ सूट करती है वो मैंने आपको बताया। आपको खुद सोचना है जो आपकी हॉबीज़ है वो आपकी पर्सनैलिटी के कौन से पहलू को रिफ्लेक्ट कर रही है और क्या वो आपकी जॉब के साथ में जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इसी तरह के सेशन के साथ में हम मिलते रहेंगे। तो मैं अजय गुप्ता आपसे आज विदा लेता हूँ। थैंक यू एवरीवन।